लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सरहदें स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से मिलती है। इसका कुल रकबा 93,030 किलोमीटर है। मुल्क की 70% आबादी अर्बन एरिया में रहती है। हंगरी की बुनियाद 895 हिजरी में रखी गई थी। हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट और लार्जेस्ट सिटी भी है। हंगरी की 20% आबादी कैपिटल में मुकीम है। बुडापेस्ट मुल्की सकाफत और सनत का मरकज है। 1867 से लेकर 1918 तक 2 बादशाहतों का जुड़वां दारुल हुकूमत था। बुदा, ओबदा और पेस्ट नाम के 3 शहरों को मर्ज करके बुडापेस्ट का नाम दिया गया है। इसकी खूबसूरती किसी मिस्राए तुर्की की तरह दिल में उतरती है। दरिया डैन्यूब के किनारे खड़े होकर देखें बुलंदोबाला इमारतें, सड़कों पर रवां दवां गाड़ियां, अपने काम से काम रखने वाले लोग, दरिया में चलती हुई कश्तियां और जहाज। यहाँ जिंदगी एक तरतीब में चलती है। बुडापेस्ट को सिटी ऑफ स्पास और डैन्यूब की मलका भी कहा जाता है। दर हकीकत पूरा शहर कैसल हिल के नीचे मौजूद है। जियोथर्मल चश्मों की वजह से ज़ेरे ज़मीन 200 से ज़्यादा गारें हैं। ये यूरोप के सबसे बड़े सिनागॉग का घर है, जिसे स्पेन के अलहमरा पैलेस की तर्ज पर बनाया गया है। ये यूरोप के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सिटीज़ में से एक है। हंगरी की पार्लियामेंट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी इमारत है। इसके 27 गेट, 691 कमरे हैं। ये दारुल हुकूमत की सबसे ऊंची इमारत भी है। हंगरी में कोई भी इमारत 96 फीट से बुलंद नहीं बन सकती। इसकी एक खास वजह है, सन 896 में मैग्यार यहाँ आबाद हुए। यहाँ अवामी मकामात पर सोना गैर कानूनी है। यहाँ कार में सवार हर शख्स को सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। हंगरी में शदीद बर्फबारी में टैंकों का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेक बॉल्टन सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील है। हंगरी की आबादी 97,30,000 है। हंगरी में वालिदैन अपने बच्चे का नाम खुद नहीं रख सकते। यहाँ हर शख्स के नाम का एक दिन है। मिसाल के तौर पर 29 जून पीटर पॉल का दिन है। हंगरी में आपका सेकंड नेम पहले पुकारा जाएगा। लिटरेसी रेट यहाँ 99% है। डेब्रिसन हंगरी का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है, जो अपनी यूनिवर्सिटीज की वजह से जाना जाता है। हंगरी की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी पैक्स यूनिवर्सिटी है, जिसकी बुनियाद 1367 ईस्वी में रखी गई थी। ये दुनिया के 30 मशहूर सियाहती मुकामात में से भी एक है। एस्टरगोम मगरबी हंगरी में दरिया डैन्यूब के ऊपर हंगरी का सबसे बड़ा चर्च और हंगरी में कैथोलिक चर्च की नशिस्त का घर है। हंगरी की कौमी ज़बान हंगरियन है। हंगरी के झंडे में एक जैसे 3 रंग वाइट, ग्रीन, रेड हैं। बुडापेस्ट में दुनिया का तीसरा कदीम तरीन सबवे सिस्टम है, जो 1896 से काम कर रहा है। हंगरी में घूमने वाले 24 घंटे वाला टिकट खरीद कर तमाम ट्रांसपोर्ट 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। हंगरी अपने 13 नोबल इनाम याफ्ता अफराद के लिए भी जाना जाता है। वाटर पोलो मुल्क का कौमी खेल है। इस गेम में हंगरी ने 15 गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। हंगरी ने 465 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल भी जीत रखे हैं। मुल्क का कोई सरकारी मजहब नहीं है। इस मुल्क में रोमन कैथोलिक 39%, प्रोटेस्टेंट 12%, लुथरान 2%, यूनानी कैथोलिक 1.8% और 2% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोगों की है। मुल्क की आबादी में 98% आबादी हंगरियन नस्ल के लोगों की है। 3.2% रोमानी और 1.8% जर्मन यहाँ आबाद है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। इंटरनेट डोमेन HU और मुल्क का कॉलिंग कोड +36 है। दोस्तों, हंगरी की हिस्ट्री पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पहले कलट कौम आबाद थी, जबकि हंगरियन कौम यहाँ 9वीं सदी में आकर आबाद हुई। हंगरी की बुनियाद 895 में रखी गई, जो इसे यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में से एक बनाता है। 997 में इनका पहला बादशाह किंग सेंट स्टेफन बना। क्योंकि वो सेंट था, इसलिए इसकी तबलीग से हंगरी में मसीहत फैलने लगी। बैतुल मुक़द्दस पर 5वीं सलीबी हमले की क़यादत हंगरियन बादशाह एंड्रियो तोइम ने की थी। 1241 में यहाँ मंगोलों ने हमले शुरू कर दिए। इन हमलों से हंगरी को बहुत बड़ा धचका लगा, लेकिन बाद में इन्होंने कले बनाकर अपना दिफा करना सीख लिया। सल्तनत उस्मानिया का आगाज अनातोलिया से
बाग दौड़ सुलेमान अव्वल के हाथों में आई और यहीं से दौलत उस्मानिया के उस दौर का आगाज होता है जो अपनी खुशहाली, इस्तेहकाम और वसअत के एतबार से यादगार है। इसी वजह से इसे सुलेमान द मैग्निफिसेंट भी कहा जाता है। सुलेमान शिकार की गर्ज से कुस्तुनतुनिया से अर्दना गया, पीछे यनी तरी ने कुस्तुनतुनिया में बगावत बर्पा कर दी। ये खबर सुनकर सुल्तान कंस्टेंटाइन लौटा। इसने एस्टेब्लिशमेंट के गद्दार जर्नैलों को कड़का दिया और बगावत का खात्मा कर दिया। यनीचरी की बगावत से सुलेमान द मैग्निफिसेंट को तजर्बा हो गया था कि सल्तनत के अमन के लिए इस फौज को जंग में मसरूफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी फार्मूले पर आज अमल करते हुए नेटो और अमेरिका हर 10 से 15 साल बाद किसी न किसी मुल्क पर कोई भी बहाना बनाकर जंग मुसल्लत कर देते हैं और वो खुद अपने ममालिक में बेहतरीन जमहूरियत के मज़े लूटते हैं। सुलेमान ने अपने सफ़ीरों को हंगरी के बादशाह लुई सानी के पास भेजा। इसने तकब्बुर में उस्मानी सफ़ीरों को शहीद करा दिया। सुलेमान ने हंगरी पर हमला करने का फैसला कर लिया। सुलेमान सर्बिया की तरफ बढ़ा। 7 रोज़ की गोलाबारी के बाद 21 अगस्त 1521 को बेलग्राद फतह हो गया और हंगरी में दाखिल होने के तमाम दरवाजे इनके लिए खुल गए। 28 अक्टूबर 1526 को मोबाक्स के मैदान में हंगरी की फौज से मुकाबला हुआ। 2 घंटे से भी कम वक्त में जंग और साथ ही हंगरी की किस्मत का फैसला हो गया। बादशाह लुइस दोएम भागते हुए मर गया। वेस्ट शहर ने हथियार डालकर दरवाजे खोल दिए। सुल्तान दरियाए डैन्यूब पार करने का इरादा कर ही रहा था कि पीछे से खबर मिली। यनीचरी ने मिस्र में बगावत कर दी। आखिर सुल्तान को वापस जाना पड़ा, लेकिन सुल्तान बगावत कुचलने के बाद हंगरी वापस आया। 3 सितंबर 1529 को बुदा का मुहासरा किया। 6 रोज में बुदा फतह हो गया और हंगरी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। सुल्तान सुलेमान 6 सितंबर 1565 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के किले सक्तवार के मुहासरे के दौरान अपने खाल के हकीकी से जा मिले। सुल्तान की मैयत वापस कुस्तुनतुनिया लाई गई, जहां खुद इनकी तामीर करदा मस्जिद सुलेमानिया में इन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको याद करवाता चलूं, न्यूजीलैंड की मस्जिद पर जिस मसीही दहशतगर्द ने हमला किया था, इसकी गन पर लिखा था 1683 में सल्तनत उस्मानिया ने दूसरी बार वियना का मुहासरा किया और मसीहियों ने सल्तनत उस्मानिया को वियना से आगे यूरोप में नहीं बढ़ने दिया था। यानी वो अपनी तारीख नहीं भूले और हमें कुछ याद नहीं। वियना के दूसरे मुहासरे में नाकामी के बाद यनीचरी ने फौजी तंजीम को जदीद बनाने के हर इक़दाम की मुखालफत की। इसका नतीजा ये निकला, हंगरी ने दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह होली लीग आर्मी बना ली, जिसमें 74,000 अफराद ने जंग लड़ी और सल्तनत उस्मानिया को पहली शिकस्त वियना के नाकाम हमले के सिर्फ 3 साल बाद 1686 में बुदा में हुई और 1718 में हंगरी से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया और हैब्सबर्ग खानदान की बादशाहत बन गई। बाद में इन्होंने ऑस्ट्रिया सल्तनत में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1918 में ऑस्ट्रो हंगरी के बादशाह के कत्ल के बाद पहली जंग अजीम छिड़ गई और ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत मुनहदम हो गई। एक मुआहदे के बाद मौजूदा हंगरी अपनी 58% आबादी, 32% हंगरियन नस्ल और 71% रकबे से हाथ धो बैठा। दूसरी आलमी जंग के बाद हंगरी सोवियत यूनियन की एक सैटेलाइट रियासत बन गई, जिसके नतीजे में हंगरी में कम्युनिस्ट हाकिम बन गई। सोवियत यूनियन के खात्मे पर 23 अक्टूबर 1999 को हंगरी दोबारा पार्लिमानी जमहूरिया बन गई। हंगरी का यौम आज़ादी हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हंगरी 1999 में नेटो, 2004 यूरोपीय यूनियन और 2007 में शेंगन में शामिल हुआ। ताहम वो अभी तक मॉनेटरी यूनियन में शामिल नहीं हुआ और अभी भी फोरियंट बतौर करेंसी इस्तेमाल कर रहा है। इसका सालाना GDP $359 बिलियन, यहाँ फीकस आमदनी $36,848 है। हंगरी में डेमलर, ऑडी, ओपन और सुजुकी के पैदावारी यूनिट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिक्स के शोबे बड़ी तादाद में लोगों को मुलाजमत देते हैं। दोस्तों, फूड के बारे में आपको बता